next lecture. Just okay. So in previous lecture we have covered what is plasmid incompatibility. Okay, and there is something called as plasmid incompatibility group, wherein दूसरे ग्रुप के प्लाज्मिड आराम से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, बट सेम ग्रुप के प्लाज्मिड doesn't doesn't allow an a plasmid of same group to be मतलब एक ही सेल के अंदर दो different same group doesn't exist, so they actually eliminate कर देते हैं एक दूसरे को. ठीक है, तो only one एक ही रह जाता है. Okay, that is called as plasmid incompatibility. So basically उनके ग्रुप में इनकम्पैटिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी. ठीक है, so next is plasmid curing. Now what is plasmid curing? So ये भी हम लोगों ने previous lecture में cover किया है. Plasmid curing is nothing but removal of plasmid. ठीक है, from living cells. ठीक है, basically we are making cell free from plasmid. So this method is called as curing. ठीक है, एंड हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन से क्योरिंग एजेंट्स भी यूटिलाइज होते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा. करेक्ट. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट सेल टू सेल ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मा. ठीक है, सेल टू सेल am I audible everyone? Yes, sir. I, yeah, so system crashed again. Fourth, this is the fourth time that system is crashing. God. Okay, so let me restart. So there is a cell to infect new cells. Okay, so I was using Zygote. Okay, just a second. The network issue here. So have you heard about transduction, conjugation, and transformation? Yes or no? Yes. सुना है ये प्रोसेसेस के बारे में? Are you aware of this process? Yes. No. Okay. So okay. So I think 12th, 11th, 12th में definition है. This is taking too much time.
ओके, अगर नहीं हो रहा तो करना यूज ऑनलाइन पेंट भी चलेगा। ओके, just give me a second. Oh, this sucks. Okay. Okay, just a second. Um, I will present my entire screen. Okay, and I will be using Paint. Okay, hopefully it is visible. Visible है क्या? Yes. Okay. So, so this is the yeah. Oh, well done. Bye. Okay. So thing is कि अभी देखो ये सोचिए दिस इज अ सेल एंड दूसरा एक सेल था इधर, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, ओके, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाउ जो इसका नेबरिंग सेल था इट डाइड ऑफ, ओके। जब नेबरिंग सेल डाई होता है तो ऑब्वियसली इसका क्या होता है, ये मेम्ब्रेन फट जाता है, कंटेंट्स रहते हैं इसके, जो भी कंटेंट्स रहते हैं सारे के सारे कंटेंट, साइटोप्लाज्म हो या उसके अंदर आरएनए हो, डीएनए हो, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट्स हो, ये क्या होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स है बेसिकली। न्यूट्रिएंट्स हो गए या डीएनए, दीज आर बेसिकली प्रेशियस मटेरियल्स। तो क्या होता है, जो आजू बाजू सेल्स रहते हैं, नेबरिंग सेल्स, क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्कैवेंज कर लेते हैं। ओके, स्कैवेंजिंग, होपफुली आर अवेयर ऑफ द टर्म स्कैवेंजिंग, ठीक है। तो मतलब जो बचा कुचा है उसका सेल का, उसका वो रहता है, ठीक है। सो दिस इंक्लूड्स डीएनए आल्सो, एंड डीएनए इज इन नेकेड फॉर्म, ओके, नेकेड डीएनए मतलब विदाउट एनी प्रोटीन आल्सो। तो जब ये डीएनए अंदर लेता है, ठीक है, ओनली अ पार्ट ऑफ डीएनए गेट्स इंटीग्रेटेड, ठीक है। पूरा डीएनए ऑब्वियसली अंदर नहीं ले पाएगा, थिंग इज बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस। क्या लिमिट, ठीक है, मतलब इतना बड़ा खड्डा नहीं है सेल में कि वो पूरा का पूरा डीएनए अंदर ले, ठीक है। सो जो ट्रांसपोर्टर्स है, पोर्टर्स है, ठीक है, वो एक छोटे ही अमाउंट, उनकी लिमिटेड कैपेसिटी रहती है, तो डीएनए को बेसिकली तोड़ा जाता है, ठीक है, जो फॉरेन डीएनए उसको तोड़ा जाता है, तब जाके फिर ये अंदर जाएगा सेल के अंदर, ठीक है। ओके, तो साइज ऑफ डीएनए इज द लिमिट, ओके। ये मेथड को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इस मेथड को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, वेयर इन cell that has ability to uptake foreign DNA is called as trans सेल रहते हैं, या इनको competent cells बोला जाता है, competent। जैसे you are now competent to give SEM fifth examination because you have read all SEM fifth theory and practicals, ठीक है। तो वैसे ही सेल्स जो कि रेडी हो जाते हैं टू अपटेक फॉरेन डीएनए इज कॉल्ड एज कंपीटेंट सेल्स, ठीक है। तो ये मेथड को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जो प्रोसेस हो रही है पूरी वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो इसमें नेकेड डीएनए ये अंदर लेते हैं और नेकेड डीएनए को अंदर रिकॉम्बिनेशन इवेंट के वजह से ये इंटीग्रेट कर देते हैं डीएनए के साथ, बेसिकली डबल क्रॉसओवर इवेंट होता है। व्हाट इज डबल क्रॉसओवर, सिंगल क्रॉसओवर, वो हम लोग नेक्स्ट
टर्म में देखेंगे, क्रॉसओवर इवेंट रहता है, ठीक है। अच्छा, फिर आप बोलोगे कि सो व्हाट इज द डिफरेंस, एक मिनट। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है? कॉन्जुगेशन में होता है जैसे फॉर एग्जांपल ई कोलाई सेल्स हो गए, ओके। सो इज ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर? दिखा क्या ट्रांसफॉर्मेशन? यस नो बता दो मुझे। वाज ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर विद यू गाइस? ठीक है, सिद्धि आंसर दे रही है, बाकी सब सो रहे हैं पीछे। सीमा, योजना, संगीता, संगीता इधर बोलेगे आई वांट टू फोकस ऑन रिसर्च, ठीक है। नाउ डू अंडरस्टैंड कि जो मैं ये पढ़ाने वाला हूँ, अच्छा साक्षी रिपीट बोलो। साक्षी बेसिकली जो सेल फॉरेन डीएनए को अंदर ले लेता है उसको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, वो प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। और जो जो सेल के पास कैपेबिलिटी रहती है जो कि फॉरेन डीएनए को अंदर ले सकता है, उनको कॉम्पिटेंट सेल्स बोला जाता है। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में यही बताओ, ठीक है। डिटेल में हम लोग सेम 6 में जाएंगे, ओके। नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि वन, अभी ई कोलाई सेल का ही ले लेता हूँ। एक ई कोलाई सेल फीमेल होती है और दूसरा ई कोलाई सेल मेल होता है, ठीक है। आप बोलोगे कैसे सर, कैसे? मेल फीमेल तो बेसिकली यूकैरियोट्स में दिखता है, प्रोकैरियोट्स में कैसे दिखता है? तो दिखता है, मैं बताता हूँ आपको कैसे, ठीक है। एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन प्लाज्मिड। तो जो एक प्लाज्मिड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एफ प्लाज्मिड। ना, एफ इज नॉट अ बैड, ये इधर कस नहीं कर रहा हूँ मैं, इधर गाली नहीं दे रहा हूँ। एफ स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी, ओके। फर्टिलिटी, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, ओके। इसको सेक्स प्लाज्मिड भी बोला जाता है कोई केस में, ठीक है। नाउ organism producing this F plasmid, organism producing this F plasmid has ability to grow pili, ठीक है, पिलाई, ओके। तो बेसिकली इसके जैसे ये मेल है तो ये समझ लो ये इसकी दाढ़ी है, ठीक है, फेशियल हेयर है, ओके। तो मेल जो रहता है वो ऐसा दिखता है, करीबन करीबन ऐसा दिखता है, फोटो देख लेंगे हम, ओके। नाउ इसके साथ एक एफ प्लस भी जनरेट होता है, ये और ये काफ़ी बड़ा रहता है, ठीक है। एफ प्लस भी रहता है और दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज पिलिन, आई थिंक पिलिन है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये क्या करता है, ये फीमेल प्लाज्मिड को सॉरी फीमेल ई कोलाई सेल्स को पकड़ता है बेसिकली, ठीक है, ओके। फीमेल प्लाज्मिड को पकड़ता है, फीमेल ई कोलाई सेल्स को पकड़ता है। सो हाउ इट रिकॉग्नाइजेस फीमेल सेल्स, इसके पास ऐसे बाल नहीं रहेंगे, ठीक है, ओके। ऐसे बाल नहीं रहेंगे, बेसिकली पिल्लाई से नहीं रहेंगे, ओके। अब तो बेसिकली these E. coli cells doesn't have F plasmid, it is without F plasmid, okay, so that's why it is female E. coli, ठीक है। अब होता क्या है, जो क्योंकि ये फर्टिलिटी प्लाज्मिड है तो कॉन्जुगेशन होता है, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। और इसमें ये जो है ना, जैसे रस्सी पकड़ के खींच के हम बाजू में लेके आता है, वैसे ही ये पिलस इसको फीमेल सेल को अपने एकदम बाजू में लेके आता है। तो कैसे दिखता है ये, ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये फिजिकल ब्रिज बनाते हैं, फिजिकल
ब्रिज बनाते हैं, वी विल लर्न इन डेप्थ इन सेंस फिजिकल ब्रिज बनाते हैं। ओके ब्रिज ब्रिज, ठीक है। तो इतना पास में लेके आते हैं, इतना दूर से इतना पास में लेके आते हैं। ओके नाउ अभी जो प्लाज्मिड है एफ प्लाज्मिड, वो रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म के थ्रू इधर चला जाएगा, ठीक है। ये न्यूक्लियोइड है ये दोनों, ओके, एंड देन दिस इज एफ प्लाज्मिड बीइंग रेप्लिकेटेड। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, बैक्टीरिया में ये, क्योंकि इसने अभी, हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल इज विदाउट एफ प्लाज्मिड, एक बार एफ प्लाज्मिड पूरा का पूरा इधर चला गया, पूरा का पूरा इधर चला गया, तो ये फीमेल मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लूइड है क्या, तो जेंडर फ्लूइड, तो ये फीमेल मेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो रहा है जेंडर चेंज, ओके, इक्वलाई में जेंडर चेंज हो रहा है इसमें, ठीक है। सो ये एफ प्लाज्मिड हो गया, ओके। एक बार रेसिपिएंट, इसको तो फिर बोलते हैं डोनर, एंड रेसिपिएंट, इसको रेसिपिएंट बोलेंगे, ओके। तो डोनर क्या डोनेट कर रहा है, एफ प्लाज्मिड, रेसिपिएंट क्या ले रहा है, एफ प्लाज्मिड, इधर से इधर आ रहा है अंदर, ओके। एक बार अंदर आ गया, ये मेल में कन्वर्ट हो गया। अब दिस एफ प्लाज्मिड हैज इम्पोर्टेंट जीन्स, उसमें जैसे ट्रांजीन है, एजाइड रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है, एंड फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ओके, ट्रांसफर करने के जीन्स है, सारे के सारे जीन्स है, ओके। समझाइए, ऊपर से गया, बता दो मुझे, समझाइए। कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन में फिजिकल ब्रिज बन रहा है, जिस दोनों इक्वलाई प्लाज्मिड्स में, एक मेल में एक फीमेल में, एंड देन प्लाज्मिड इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू अनदर सेल। बट कभी कभी क्या होता है, जो ये एफ पॉजिटिव सेल है, ये एफ प्लाज्मिड अपना इंटीग्रेट कर देता है विद होस्ट क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसको एपिसोम फॉर्म बोला जाता है, मैंने पहले भी बताया था इससे प्रीवियस लेक्चर में, एपिसोम फॉर्म में आ जाता है, ओके, एपिसोम फॉर्म में आ जाता है। और एपिसोम फॉर्म में क्या होता है, ये डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है, एफ प्लाज्मिड। अब आप बोलोगे सर एफ प्लाज्मिड तो इंटीग्रेट हो गया, अब क्या होगा, तो ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम इज गेट ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट सेल, रेसिपिएंट सेल। तो इसको जब अगर मैं एफ पॉजिटिव बोलता हूँ, जब प्लाज्मिड इंटीग्रेट नहीं होता, और इसको मैं बोलता हूँ एफ नेगेटिव, एफ नेगेटिव मतलब फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं है इसमें, एफ पॉजिटिव मतलब फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, तो इसको मैं बोलूँगा एच एफ आर। क्यों बोलूँगा, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट्स, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट्स। तो हाई फ्रीक्वेंसी में, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आपको रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे, तो ये पूरा का पूरा डीएनए, मतलब इंक्लूडिंग प्लाज्मिड एंड क्रोमोसोम, गेट्स ट्रांसफर टू रेसिपिएंट सेल या एफ नेगेटिव सेल, ठीक है। और ये पूरा का पूरा प्लाज्मिड ट्रांस चेंज हो जाता है, एंड ये इसको बोलते हैं एच एफ आर, तो ये भी एच एफ आर में कन्वर्ट हो जाता है, एफ नेगेटिव से एच एफ आर में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। दिस इज टर्मिनस चेंज, ठीक है। नाउ इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में, मतलब सेम 6 में पढ़ेंगे एक बार में। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन वायरसेस ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, जैसे जस्ट अ सेकंड, ये अगर इकोलाई है और इसमें वायरस ने एंटर मारा और ये सारे जो जीनोम है उसको तोड़ दिए, ठीक है, लाइस कर देते हैं ना जीनोम को, होस्ट क्रोमोसोम। अब क्या होता है, जब न्यू प्रोजेनी फाजेस बनते हैं करीबन 200 से 400 पर सेल,
प्रोजेनी फाजिस, उसको वेरियन भी बोला जाता है, वेरियन। तो जब वेरियन बन जाता है तो वेरियन में इंस्टेड ऑफ ये फाज हेड के अंदर वायरस डीएनए जाता है, ठीक है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल जाता है। इंस्टेड ऑफ दिस होस्ट का जो टुकड़ा हुआ क्रोमोसोम, ये अगर फाज के क्रोमोसोम की जगह ये होस्ट का क्रोमोसोम चला गया था, जो कि लाइसोज के बैठा हुआ। Now, this modified phage will have host का क्रोमोसोम instead of phage का क्रोमोसोम, और ये जब दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करता है तो दूसरे सेल में ये क्रोमोसोम इंटीग्रेट कर लेता है, या रिकॉम्बिनेशन इवेंट होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। बेसिकली ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर to recipient via agency of phage is called as transduction। मतलब ट्रांसफर हो रहा है डीएनए का फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट थ्रू फाज, फाज कैरी करके लेके आ रहा है, ठीक है। होपफुली इतना समझा रहेगा, सिंपलीफाइड, एकदम सिंपलीफाइड लैंग्वेज में बताया। समझा ऊपर से क्या? बाकी लोग ओके? ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, तो इतना समझ में है, तो हम लोग अभी एक ओके, सो फिर हम लोग अभी आगे चलते सेल टू सेल ट्रांसप्लाज्म। तो ये कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म के अंदर। अच्छा, ये ध्यान दो इधर। तो मैंने ये जो तीन चीज़ें बताई है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन, ये तीनों में ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज फ्रॉम सेल टू सेल, करेक्ट। एक लिविंग सेल से दूसरे लिविंग सेल पे ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं, ओके, जो हम लोगों ने अभी देखा ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन, इसमें एक लिविंग सेल से दूसरे लिविंग सेल में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, ओके। नॉर्मली अगर आप जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर देखते हो तो वो फ्रॉम होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, पेरेंट्स टू प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग बोल सकते हैं, ठीक है, offspring, ठीक है। ये हम लोग को जेनेटिक मटेरियल कहाँ से मिलता है? पेरेंट्स से मिलता है, राइट, ओके। तो इसको बोलते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफर। जैसे हमको जीन्स कहाँ से मिले? हमारे पेरेंट्स से मिले, तो ये क्या है? वर्टिकल जीन ट्रांसफर, ओके। अब दूसरा है, अब देखो ये क्या है, एक जिंदा सेल से दूसरे जिंदा सेल में, ये सेल अभी भी जिंदा है, पहले भी जिंदा था, बट इसको जीन ट्रांसफर करके दिया, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, ये एचजीटी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, और इस पर सबसे ज़्यादा फोकस है क्योंकि दिस हैज एबिलिटी टू चेंज अवर डीएनए, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, ठीक है। आगे चलते हैं, ये इतना समझ आओ, ऊपर से क्या? यस, ऊपर से जा रहा है। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर मतलब बेसिकली एक सेल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद सेल रहता है और तुम लोग भी सेल रहते, तो मैं अब अगर मैं अपना एक पार्ट ऑफ डीएनए आपको दे दूं और आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। नॉर्मली आपके पास जीन कहाँ से आते हैं? आपके पेरेंट्स से आते हैं, राइट, है ना। बट अगर मैं अपना जीन्स दूँ आपको, डायरेक्टली ट्रांसफर करके दूँ, मतलब मैंने निकाला, खून निकाला, आप में डाल दिया, ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, राइट, तो क्या होगा? आप मेरे जीन्स आपके उसमें आ गए,
और आप वो जीन्स को एक्यूमुलेट मतलब आप अपने इंटीग्रेट कर लोगे अपने जीन के साथ, तब मैं बोलूँगा दिस इज़ अ प्रॉपर हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, बट होता नहीं है। ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन तो नहीं होता, बैक्टीरिया में देखा गया। ठीक है, ओके, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, और इस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च इस पे चल रहा है, क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इधर आ जाते हैं हम लोग, इधर। तो सेल टू सेल ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड्स में, क्योंकि हम लोग प्लाज्मिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेल टू सेल ट्रांसफर होता है प्लाज्मिड्स का, और ये हम लोगों ने देखा इट इज़ वाया कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म में होता है। अब क्या होता है, जो हम लोगों ने देखा था ना, जब प्लाज्मिड इंटीग्रेट कर देता है विद होस्ट क्रोमोसोम, तो जब वो उसको बोलते हैं एचएफआर, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंस, तो ये जब दूसरे एफ नेगेटिव सेल में ट्रांसफर होता है तो इट टेक्स एग्जैक्टली 100 मिनट्स टू ट्रांसफर होल प्लाज्मिड इंक्लूडिंग क्रोमोसोम ऑफ डोनर डीएनए। तो पूरा का पूरा ट्रांसफर होने के लिए 100 मिनट्स लगता है। बट अभी ये देखो, ध्यान से देखो कि एक सेल और दूसरा सेल, क्योंकि ऑब्वियसली तो ये जो ब्रिज रहता है वो सेंसिटिव रहता है। सेंसिटिव टू व्हाट, आपने पढ़ा रहेगा केमिस्ट्री में शायद, ब्राउनियन मोशन। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने सुना रहेगा। तो इसमें क्या होता है, जो फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी फास्ट मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये ब्रिज टूटने का प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट है। ओके, तो जो प्लाज्मिड के पास कैपेबिलिटी है फॉर ट्रांसफरिंग देमसेल्फ फ्रॉम सेल टू सेल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड। और ज़रूरी नहीं कि सारे सेल्स आर कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड, कुछ सेल्स के पास ही कैपेबिलिटी रहती है कि वो ट्रांसफ़र कर सके, और उनके पास क्या रहता है, ट्रा जीन रहता है, ट्रा, TRA। ट्रा फुल फॉर्म है ट्रांसफ़र, तो ये ट्रांसफ़र करता है प्लाज्मिड्स को फ्रॉम वन सेल टू डोनर सेल टू रेसिपिएंट। Hopefully I am audible, still audible everyone? Are you guys with me? Yes, Yes? sir. Okay. Yes, sir. समझ रहे हैं, बाउंसर जा रहा है, रिपीट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, दिस जीन इनकोड प्रोटीन्स दैट फंक्शन इन डीएनए ट्रांसफर। तो ये डीएनए ट्रांसफर करने में जो ट्रा जीन है, ट्रा, TRA, ट्रा जीन, ये क्या करता है, ये कॉज करता है ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ये सारे जो डीएनए है, प्लाज्मिड है, वो ट्रांसफर करता है। If a plasmid possessing TRA region becomes integrated into chromosome, the plasmid can then mobilize entire chromosomal DNA। तो जब मैंने बताया था कि F प्लाज्मिड, जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड रहता है, जब वो इंटीग्रेट कर देता है क्रोमोसोम के साथ इन द फॉर्म ऑफ एपिसोम, एपिसोम फॉर्मेशन, एपिसोम। ओके, एपिसोम फॉर्मेशन, तो क्या होगा, ये जो ट्राजीन है वो आपका क्रोमोसोम में ट्रांसफर हो जाएगा, एंड देन वो पूरे का पूरा क्रोमोसोम ही ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, इंक्लूडिंग योर एफ प्लाज्मिड, एम प्लाज्मिड, एम प्लस क्रोमोसोम पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, एंड इट विल टेक 100 मिनट्स इन इक्वल। ठीक है, 100 मिनट्स, 100। अभी इसमें बताया गया, मोस्ट कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स कैन मूव ओनली बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सूडोमोनास पोटिडा है, तो सूडोमोनास एरोजुनस में ट्रांसफर करेगा, या सूडोमोनास दूसरे जो है स्पीशीज के उसमें ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो उसको अगर अपने ही उसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने ही जॉनरा या स्पीशीज में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे नैरो रेंज। और अगर कुछ ज़्यादा दूसरे स्पीशीज में भी ट्रांसफ़र कर पा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे ब्रॉड रेंज। ठीक है, ब्रॉड रेंज, ब्रॉड होस्ट रेंज। ठीक है, तो
कुछ कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड ऑफ सूडोमोनास आर ब्रॉड रेंज, ब्रॉड होस्ट रेंज है उनके पास। ये ट्रांसफ़र करते अपने जो वाइड वैरायटी ऑफ सॉरी, इनके पास जो भी प्लाज्मिड है वो ग्राम नेगेटिव सेल्स को दे सकते हैं। कोई भी ग्राम नेगेटिव सेल रहेगा, जैसे क्लेब्सियला हो गया, इकोलाई हो गया, उनको भी ट्रांसफ़र कर सकता है ये प्लाज्मिड। तो जो और हम लोगों को ये पता है कि जो सूडोमोनास है वो काफ़ी ज़्यादा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस दिखाता है। अब सोचो ये ऐसे जीन्स इक्वल इस एक जस्ट से तो अब ये सोचो सूडोमोनास एरुजिनोसा अगर अपना प्लाज्मिड ट्रांसफ़र कर रहा है टू क्लेब्सियला निमोनियाe और ई कोलाई, so these E. coli will now form, or recipient cells will now form a multi-drug resistance. They will acquire multi-drug resistance from this. ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मिल जाता है तो ऑब्वियसली ये इट यूजफुल फॉर मेडिकल फील्ड, और ये मेडिकली काफ़ी बड़ा चैलेंज रहेगा बेसिकली, अगर मैं बोला तो। ठीक है, तो मेडिकली इट इज़ अ क्वाइट बिग चैलेंज कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इज बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर वाया हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। एंड इसके ऊपर भी एक टेडेड का वीडियो है, इफ़ यू वांट आई कैन शो यू। ठीक है, the conjugative plasmids have been shown to transfer between gram negative and gram positive bacteria. तो ग्राम अभी ऐसे प्लाज्मिड्स भी है जो ग्राम नेगेटिव से ग्राम पॉजिटिव में जंप कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव से ग्राम नेगेटिव में जंप कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बैक्टीरिया से प्लांट में जंप कर सकते हैं। अब ये ध्यान दो, नॉर्मली प्लाज्मिड्स जो है उनमें लिमिटेड कैपेसिटी रहती है। फॉर एग्जांपल ओराई, ओराई जो जीन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वेरिन जो आपका प्लाज्मिड है ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ARS। अभी अगर मैं वही प्लाज्मिड इकोलाई में लेके जाऊंगा तो वो ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, रेप्लिकेट नहीं करेगा, बिकॉज उसमें ओराई है। ईस्ट में ARS चाहिए रहता है यूकेरियोट्स में, राइट। बट थिंग इज कि some plasmids can jump from bacteria to plants, एंड ये आपने पढ़ा है, प्लांट बैक्टीरिया से प्लांट्स में जंप करता है। कौन से प्लाज्मिड्स? ये ऐसे प्लाज्मिड है जो कि राइबोसोम्स में पाया जाता है। ओके, राइबोसोम्स में, जिसकी वजह से नोड्यूल्स फॉर्म होता है। होपफुली यू नो अबाउट नोड्यूलेटिंग बैक्टीरिया एंड दीज प्रोड्यूस नाइट्रोजन। होपफुली यू नो इट। यस, नो, याद है कुछ नहीं? हेलो, नो, ओके। सो राइबोसोम के बारे राइबोसोम्स के बारे में पता है? नहीं, राइबोसोम्स में बोल रहा हूँ, राइजोबियम, सॉरी, मैं प्रोनाउंस रॉन्ग कर रहा हूँ। राइजोबियम, राइजोबियम। तो राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें वो ये ऑर्गेनिज्म जंप कर सकता है, राइजोबियम। ठीक है, तो राइजोबियम इज नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, और ये प्लांट में जंप कर सकता है, प्लांट के रूट में जंप करता है और नोड्यूलेट करता है। तो वो बेसिकली ट्रांसफर करता है अपने कुछ जीन्स टू प्लांट्स, एंड प्लांट्स इन टर्न उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करके देते हैं। ठीक है, कुछ कुछ प्लाज्मिड्स कैन जंप बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंगाई। ओके, और तो इसमें क्या होता है कि ऐसे प्लाज्मिड्स में रेप्लिकेटिंग, जो यूकेरियोट में भी रेप्लिकेट हो ऐसे जीन्स रहते हैं। ठीक है, यूकेरियोट में भी रेप्लिकेट हो ऐसे जीन्स रहते हैं। ओके, ऑब्वियसली प्लाज्मिड होस्ट से इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट नहीं कर सकता, उसको कुछ फैक्टर्स चाहिए रहते हैं तब जाके वो रेप्लिकेट करता है। बट ओके, आगे चलते, नाउ बायोलॉजी ऑफ प्लाज्मिड्स, एंड वी विल फिनिश बाय हेयर। ओके, इधर इधर तक खत्म करना है एंड देन वी आर ओवर विद प्लाज्मिड्स। ठीक है, ओके,
तो जो प्लाज्मिड्स है दे कैरी आउट सर्टेन जीन फंक्शंस उनके। देखो सारे प्लाज्मिड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, कुछ प्लाज्मिड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फ्यू प्लाज्मिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिज्म सर्वाइवबिलिटी। तो अगर वो प्लाज्मिड नहीं रहेगा तो ऑर्गेनिज्म वोंट सर्वाइव। ओके, ऑल्दो प्लाज्मिड डू नॉट कैरी जीन्स दैट आर एसेंशियल टू होस्ट। तो प्लाज्मिड जरूरी नहीं कि सारे एसेंशियल जीन्स होस्ट जो होस्ट के पास है वही सेम चीज कैरी कर। ठीक है, प्लाज्मिड ऐसे जीन्स कैरी कर सकता है जो कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं होस्ट की मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कुछ जैसे फॉर एग्जांपल अभी राइजोबियम है, तो राइजोबियम की जो प्लाज्मिड में नाइट्रोजन फिक्सेशन का जीन्स है। ठीक है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन का जीन्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर राइजोबियम में नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन नहीं रहेगा तो राइजोबियम का कुछ रोल नहीं होगा इन्वायरमेंट। ठीक है, okay, now other plasmid confer special metabolic properties on bacterial cells. For example, if you want to degrade some kind of xenobiotic or chemical compound जो नॉर्मली आपका बैक्टीरिया ये नहीं कर सकता, उसको डिग्रेड नहीं कर सकते या मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, इन दिस केसेस दिस प्लाज्मिड कैन बी मॉडिफाइड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिकली इंजीनियर किया जा सकता है एंड देन ये प्लाज्मिड मॉडिफाइड प्लाज्मिड को इंटीग्रेट करके होस्ट के साथ इंटीग्रेट करके इसको इन्वायरमेंट में रिलीज किया जा सकता है आफ्टर ड्यू परमिशन। एंड फिर उसका चेक किया जा सकता है कि इफ इट इज डिग्रेडिंग दैट टारगेट केमिकल और नॉट। ठीक है, जैसे कैम्फर जो रहता है उसको भी डिग्रेड किया जाता है, हम लोग आगे चेक करेंगे अगर इधर है तो इधर लिस्ट नहीं है। ठीक है, आई थिंक ब्रॉक में है, नहीं ब्रॉक ये है, प्रेस्कॉट एंड हार्ले में अवेलेबल रहेगा तो वो डाउनलोड करके रहेगा। ठीक है, इंडीड प्लाज्मिड्स आर मेजर मैकेनिज्म फॉर कंफरिंग स्पेशल प्रॉपर्टीज और इस स्पेशल प्रॉपर्टीज ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर या हॉरिजॉन्टल जीन फ्लो में मेन रोल प्ले करता है। पहला है रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। रेजिस्टेंस प्लाज्मिड मतलब किससे रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस होगा, पॉइजन से रेजिस्टेंस मिलेगा या मेटल हैवी मेटल से रेजिस्टेंस मिलेगा एंड दीज आर ऑल टॉक्सिक इन नेचर। ठीक है, ओके, तो जो ये प्लाज्मिड्स रहते हैं ये इनको आर प्लाज्मिड के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। आर स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके, ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस दे सकते हैं या अदर जो ग्रोथ इनिबिटर्स है जैसे हैवी मेटल्स हो गए या पॉइजन हो गया। जैसे पॉइजन में एक अजाइड आता है, सोडियम अजाइड, आप लोगों ने सुना रहेगा। ठीक है, तो ये अजाइड रेजिस्टेंस भी देता है। ठीक है, इन आइदर केस द रिजल्ट इज मल्टीपल रेजिस्टेंस। तो इधर आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखता है एंड आर प्लाज्मिड फर्स्ट डिस्कवर्ड इन जापान 1950s में। ठीक है, that had acquired resistance to sulfonamide। ठीक है, सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, तो ऐसे प्लाज्मिड को पहले इधर ही जापान में डिस्कवर किया गया। ओके, the emergence of bacterial resistance to antibiotic is of considerable medical significance। obviously medical significance सबसे ज़्यादा है क्योंकि अगर ये ऐसे इस रेट में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फैलता गया तो फिर जो आपके जो करंट एंटीबायोटिक्स है वो आपका स्टॉक पाइल खत्म हो जाएगा बट ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होगी। एंड आई थिंक इज कि इट विल बी मच मोर वर्स देन कोविड, सिंपल। ठीक है, okay, soon after these resistance were strains were isolated they could transfer resistance to sensitive strain। तो जो सेंसिटिव स्ट्रेन है मतलब जो जिनमें प्लाज्मिड्स नहीं था उनमें प्लाज्मिड्स ऐसे प्लाज्मिड ट्रांसफर हो रहे थे ऐसे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जी। अब जैसे ये रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है और ये सेंसिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये इधर जो ये प्लाज्मिड था ये ट्रांसफर हो गया इसमें, तो अब ये सेंसिटिव से अब ये बन गया क्योंकि इसने प्लाज्मिड एक्वायर कर लिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो ये अभी रेजिस्टेंट बन गया। ठीक है,
ओके, तो ऐसे ये रेजिस्टेंस जो आर प्लाज्मिड है वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है पॉपुलेशन में। ओके, तो बेसिकली रेजिस्टेंस प्लाज्मिड क्या प्रोवाइड कर रहा है? रेजिस्टेंस प्लाज्मिड इज प्रोवाइडिंग some kind of proteins that are inactivating the antibiotic, जो एंटीबायोटिक को इनएक्टिवेट कर सके। या दूसरा चीज हो सकता है एंटीबायोटिक को सेल के अंदर आने ही ना दे। ओके, जिसके वजह से दिस इज अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बाय बैक्टीरिया, कि वो एंटीबायोटिक को सेल के अंदर आने ही नहीं देगा, तो फिर एंटीबायोटिक एक्टिविटी ही नहीं होगा। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल भी दे रखा है, प्लाज्मिड R100, ये 94.3 किलो बेस पे केबीपी प्लाज्मिड है, एंड इट इज इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू सल्फोनामाइड्स। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्पेक्टिनोमाइसिन, फ्यूजेटिक एसिड, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन। तो ये एक प्लाज्मिड है R100, ये इतने सारे एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब सोचिए ये दूसरे इकोलाई सेल में चला गया या सॉरी इसमें चला गया, तो ये इतना ज़बरदस्त डिजीज कॉज कर रहा है। ओके, जैसे एक प्लाज्मिड, ये जो अगेन दिस प्लाज्मिड R100, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के साथ मर्क्यूरी जो कि एक हैवी मेटल है उसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस देता है। ओके गाइस, आर यू विद मी? और या पीछे सो गए पीछे? यस, sir. समझ रहे हैं? ऊपर से जा रहा है? समझ रहे हैं। ओके, आदित्य ने सर्व लिख दिया। ओके, इतना नींद आ रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। So plasmid R100, it is also giving resistance to against mercury, okay, which is a heavy metal, और mercury काफी ज्यादा टॉक्सिक रहता है। अभी R100 कैसे ट्रांसफर हुआ है? ये एंटेरिक बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहा था, जिसमें हो रहा था नहीं, हो रहा है इशेरेशिया, इशेरेशिया से क्लेप्शियला, क्लेप्शियला से प्रोटियस, प्रोटियस से साल्मोनेला, साल्मोनेला से शिगेला। ठीक है, बट ये एंट्री ग्रुप को छोड़ के बाकी दूसरे बैक्टीरियाज में ये ट्रांसफर नहीं करता है। ठीक है, ये प्लाज्मिड को ट्रांसफर नहीं करता। तो बेसिकली जो ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड R100, इट इज लिमिटेड टू एंट्री ग्रुप्स ओनली। जो भी बैक्टीरिया एंट्री ग्रुप्स में आते हैं उनमें ही ट्रांसफर किया और दूसरे उसमें ट्रांसफर नहीं किया। ओके, तो काफी ज्यादा ड्रग रेजिस्टेंस देखे गए आर प्लाज्मिड में। और ये भी है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्या है, इधर इधर देखो, हाँ इधर देखो, आर प्लाज्मिड आर ऑल्सो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। मतलब ये क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। तो मतलब इसके साथ वो रेजिस्टेंस सॉरी एडिशन या डिलीशन म्यूटेशन भी कॉज कर रहा है। ठीक है, एंड ये प्लाज्मिड कॉन्जुगेटिव भी है, तो मतलब ये कॉन्जुगेशन से भी दूसरे सेल्स में जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये काफी काफी सीरियस थ्रेट है टू ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक थेरेपी। आप नॉर्मली एम्पीसिलिन भी खाते हो या एमॉक्सिसिलिन खाते हो, तो वो भी इनफेक्टिव हो जाएगा विद इन 10 to 20 ईयर्स। ओके, आप एंटीबायोटिक कुछ भी एंटीबायोटिक खाओगे तो अगर वो असर ही नहीं करेगा, तो आप बेसिकली एवरी डे यू विल बी सिक और पीपल विल डाई ऑफ। ठीक है, ओके। प्लाज्मिड इनकोडिंग विरुलेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, plasmid encoding virulence characteristics, यस। तो देखते हैं, तो विरुलेंस फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज विरुलेंस? कोई बता सकता है व्हाट इज विरुलेंस? यस, एनीवन? व्हाट इज विरुलेंस? पैथोजेनिसिटी कॉज करें।
ओके, सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि देर इज टू टाइप ऑफ ई कोलाई, एक तो नॉर्मल ई कोलाई है आपके गट में, और दूसरा है EPEC विच इज एंटेरोपैथोजेनिक ई कोलाई। ओके, सो बेसिकली EPEC इज मोर विरुलेंट, मतलब दीज आर हाईली पैथोजेनिक, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव करेगा और ज़्यादा जल्दी डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, और जो ई कोलाई है इट वॉन्ट कॉज नॉर्मल जो है आपका गट में अगर गट में रहेगा तब तक वो विरुलेंस बेसिकली ये इट वॉन्ट इफेक्टिव। ठीक है, ओके, सो विरुलेंस क्या है? डिजीज कॉजिंग एबिलिटी। ओके, disease causing ability of pathogen to attach itself and colonize a specific host tissue, and second is the production of toxin। तो विरुलेंस के दो चीजें होती है, एक तो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट एंड दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स। दोनों इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, हमेशा याद रखो, अगर जो भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको फर्स्ट स्टेप होता है इन्फेक्शन का, वो होता है अटैचमेंट। अगर वो होस्ट के साथ अटैच कर पाया तभी जाके इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, बट अगर वो होस्ट को अटैच ही नहीं कर पाया तो वो इन्फेक्शन कॉज ही नहीं कर सकता। सिंपल है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप इज अटैचमेंट। अगर विरुलेंट स्ट्रेन नॉर्मल होस्ट को अटैच नहीं कर पाया, अगर अटैच नहीं कर पाया तो वो विरुलेंस दिखाएगा भी नहीं, पैथोजेनेसिस भी दिखाएगा नहीं। ओके, बट अगर वो होस्ट सेल को अटैच कर पाया तब वो पैथोजेनेसिस दिखाएगा। ठीक है, और दूसरा टॉक्सिन प्रोडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स टू हैव वाटर ब्रेक। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था एंट्रोपैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई। ठीक है, इधर दे रखा है EPEC, इसको EPEC बोलते हैं। एंड ई कोलाई 6 स्ट्रेन्स में होते हैं, एंड ये EPEC एंड आई थिंक ETEC, एंट्रोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई, ये ज़्यादा विरुलेंट रहते हैं और डिजीज कॉज करते हैं, अच्छे से डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये EPEC इधर दिखा रखा है कि दिस EPEC कैन फाइंड ability to colonize small intestine। ओके, अगर ई कोलाई आपके इंटेस्टाइन को वाइंड नहीं कर पाया तो वो इन्फेक्शन कॉज ही नहीं कर सकता। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? बाइंडिंग। और इधर बाइंडिंग को क्या टेक्निकल वर्ड दिया? कॉलोनाइजिंग, मतलब वो उधर कॉलोनीज बना रहा है, किधर? इंटेस्टाइन में। और EPEC इज प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन ऑल्सो, टॉक्सिन की वजह से डायरिया होता है, बेसिकली फूड पॉइजनिंग होता है। ठीक है, वन ऑफ द रीजंस फॉर फूड पॉइजनिंग। तो कोराइनी बैक्टीरियम भी फूड पॉइजनिंग कॉज करता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग एसोरिस। कोलोनाइजेशन रिक्वायर्स सेल सरफेस प्रोटीन, उसमें आता है कोलोनाइजेशन फैक्टर एंटीजन, बट इतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। मतलब इसके वजह से कॉलोनीज जो ई कोलाई है वो अटैच कर पाएगा होस्ट को,
और ये कौन बनाता है? प्लाज्मिड बना रहा है। सो सबको समझ रहा है, ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे। ठीक है, 5 to 10 मिनट्स और है, ज़्यादा नहीं। यस, एवरीवन इज विथ मी? किसी को रिपीट चाहिए? साक्षी? ओके, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी the protein confers on the bacteria the ability to attach epithelial cells of intestine। तो बैक्टीरिया जो ये इनके पास कैपेबिलिटी है कि वो ई कोलाई सॉरी इंटेस्टाइन को अटैच कर सकते हैं। तो ई कोलाई के पास कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो इंटेस्टाइन को अटैच कर पाए और उधर से वो दूसरा जो है काम, वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से डायरिया होगा। और भी चीजें हैं, क्या है? एटलीस्ट 2 टॉक्सिन इन EPEC आर इनकोडेड बाय बैक्टीरिया। और इसका नाम क्या है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या है? इट इज प्रोड्यूसिंग हीमोलाइसिन। क्या? हीमोलाइसिन। ओके, हीमोलाइसिन। और हीमोलाइसिन क्या कॉज कर रहा है? ब्लड। तो अभी इंटेस्टाइन में ब्लड तो नहीं आता, बट क्या है ये वाया, क्योंकि ऑब्वियसली गट है तो गट में ब्लड सप्लाई होगा। ठीक है, तो उधर से वो इन्फेक्ट कर देगा और ब्लड के आरबीसी, ब्लड में आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना चालू करेगा, लिसिस कॉज करना पड़ेगा। ओके, तो ये दोनों, लिसिस ऑफ आरबीसीज एंड एंटेरोटॉक्सिन, ये दोनों मिलकर डायरिया कॉज करेंगे जबरदस्त। इसके वजह से क्या होगा? अभी आरबीसी अगर फटना चालू हो गया आपका, ठीक है, आपका लिसिस चालू हो गया आरबीसी का, तो इट विल कॉज अनीमिया। ठीक है, और ऊपर से टॉक्सिन रिलीज हो रहा है, एंटेरोटॉक्सिन, जिसकी वजह से डायरिया होगा। बेसिकली आपका जितना भी वाटर है बॉडी में एंड सॉल्ट्स है, वो सब का सब निकल जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? इंसान वीक हो जाएगा। ओके, है ना? आरबीसी भी नहीं है, वाटर एंड सॉल्ट भी नहीं है, तो काफी ज्यादा वीक हो जाएगा। ठीक है, तो जो एंटेरोटॉक्सिन है वो रिस्पॉन्सिबल है डायरिया के। ओके, आगे चलते हैं। तो कुछ वेरुलेंस फैक्टर इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, मतलब हम लोग इधर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सच एज ट्रांसपोजोन एंड बैक्टीरियोफाजेस। हाँ, बैक्टीरियोफाजेस, देखो ध्यान से देखो, ट्रांसपोजोन भी ये विरुलेंस फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं एंड बैक्टीरियोफाजेस भी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, एक आई थिंक कोराइनी बैक्टीरियम का, तो कोराइनी बैक्टीरियम by itself is not pathogenic at all. Okay, कोराइनी बैक्टीरियम है ना? ओके, ठीक है। ओके, इधर दूसरा है, तो आई थिंक डिप्थेरिया टॉक्सिन है, डिप्थेरिया, कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। ठीक है, तो ये इसमें जब फाज अटैक करता है, ओके, तो ये फाज अटैक करता है, तो इसमें फाज में और फाज जब अटैक करता है बेसिकली, तो ये इंटीग्रेट हो जाता है बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ। अब ये फाज फाज का क्रोमोसोम है, इतना छोटा पार्ट है, बट दिस इज प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स। और ये टॉक्सिन के वजह से ये जो सेल रहता है, इसकी विरुलेंस फैक्टर काफी टाइम्स बढ़ जाती है, विरुलेंस फैक्टर। और ये जितना पहले ताकतवर नहीं था, उससे 100-200 गुना, 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल बन जाता है एंड इट कैन इन्फेक्ट, इट कैन कॉज डिजीज। ठीक है, तो पहले तो डिजीज कॉजिंग नहीं था, फाज इन्फेक्शन के बाद उसके पास कैपेबिलिटी आ गई, क्योंकि फाज में जीन्स थे और जीन्स वेयर प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स, तो उसके पास ये पैथोजेनेसिस करने की कैपेबिलिटी आ गई, मतलब इट कैन कॉज डिजीज। इधर दूसरा एग्जांपल दे रखा है, इंस्टेंस जीन्स इनकोडिंग द विरुलेंस डिटर्मिनेंट ऑफ शिगा टॉक्सिन। शिगा टॉक्सिन जो प्रोड्यूस करते हैं,
are distributed on chromosome of bacteriophage and plasmid. तो अगर for example if bacteriophage is carrying this Shiga toxin, तो Shiga toxin जब ये bacteriophage दूसरे cells को infect करेगा तो Shiga toxin transfer कर देगा. ओके, ऊपर से जा रहा है, किसी को समझा ये? ऊपर से गया, किसी को रिपीट चाहिए क्या? किसी को समझा? यस, नो? योजना, ऋतिका, संगीता, तृप्ति, ओके. लास्ट पार्ट इज बैक्टीरियोसिंस. सुना है बैक्टीरियोसिंस? व्हाट आर बैक्टीरियोसिंस? क्या होता है बैक्टीरियोसिंस? ओके, सुना है बैक्टीरियोसिंस क्या होता है? ओके, होपफुली यू हैव हर्ड अबाउट एंटीबायोटिक्स, राइट? एंटीबायोटिक्स होते हैं केमिकल्स ही होते हैं. ध्यान से देखो, अभी वी आर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरियोसिंस. तो एंटीबायोटिक्स क्या होता है? ऑर्गेनिज्म ऐसे केमिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करता है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारे. दूसरे कौन से ऑर्गेनिज्म? जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज पेनिसिलियम, जो कि फंगस है, और ये पेनिसिलिन बना रहा है, और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मार रहा है. ठीक है, क्लियर है फंडा? ये फंगस है. ठीक है, इतना समझे? तो ये है एंटीबायोटिक. और एंटीबायोटिक मतलब क्या? नाम से पता चला, एंटी बायोटिक. बायोटिक मतलब बैक्टीरियन इन्फेक्शंस को मार रहा. ठीक है, उसके एंटी है. वैसे एंटी फंगल भी रहता है. ओके, फंगस को मार रहा. अच्छा चलो, ये हो गया एंटीबायोटिक का. व्हाट इज बैक्टीरियोसिंस? तो बैक्टीरियोसिंस में क्या होता है? फॉर एग्जांपल, हैव यू हर्ड अबाउट दिस ऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलस? सुना है ये नाम? लैक्टोबैसिलस सुना? यस, एवरीवन. किधर पाया जाता है? दही पे पाया जाता है, दही में रहता है. ठीक है, अभी देखो, इधर आ जाना. अभी ये लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है फॉर एग्जांपल, और इधर है लैक्टोबैसिलस ब्रेविस. मैंने ये दोनों का कल्चर ठंडे दूध में डाल दिया. ठीक है, ओके. मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, लिटरली एग्जांपल नहीं. अच्छा, तो फिर अभी क्या हो गया? अभी ये दोनों स्ट्रेन है. तो थिंग इज कि अगर आप इंटरेक्शंस पढ़ा है आपने, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल इंटरेक्शन. न्यूट्रल तो होता नहीं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है. तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस एंड लैक्टोबैसिलस ब्रेविस का दोनों का फूड सोर्स सेम है, मिल्क है. और कौन डोमिनेट करेगा? जो जल्दी डिवाइड होगा, या दूसरा ऐसा कोई केमिकल प्रोड्यूस करके दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार देगा, राइट? बट थिंग इज this is not producing this is producing a chemical, but it is not killing fungus, it is not killing another bacteria, but it is killing its own genre के species. ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस को ही मार रहे हैं, बट लैक्टोबैसिलस ब्रेविस को मार रहे हैं. ठीक है, नॉट लैक्टिस को. ठीक है, तो ये ऐसे केमिकल्स है जो कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को मार देते हैं, ताकि कंपटीशन खत्म हो जाए फूड के लिए, स्पेस के लिए, मतलब न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस के लिए. समझा ये? समझा? ऊपर से गया? तो बैक्टीरियोसिंस आर नथिंग बट केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया अगेंस्ट इट्स ओन जॉनरा. ठीक है, अगेंस्ट इट्स ओन जॉनरा.
ठीक है, जैसे इधर लैक्टोबैसिलस लैक्टेस है, तो वो इतना सारा बैक्टीरियोसिन प्रोड्यूस कर रहा है कि वो लैक्टोबैसिलस ब्रेविस को मार दे रहा है। इससे क्या होता है, कंपटीशन खत्म हो जाएगा एंड स्पेस भी, कंपटीशन खत्म हो जाएगा फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिएंट्स। स्पेस मतलब वो ऑब्वियसली एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, जैसे पेट्री प्लेट में आप जब ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं तो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यस, समझ रहे, ऊपर से गया बैक्टीरियोसिंस का क्या होता है। यस, समझा, ये ऊपर से गया, बता दो एवरीवन। संगीता, आदिति, आरती, द्रौपदी, समझा। योजना। ओके, ठीक है, चलो आगे चलते। इधर है, इधर है, इधर। ओके, तो अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो लैक्टोबैसिलस कौन सा केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, अब ये बैक्टीरियोसिंस के अंदर आते हैं, तो ये होता है निसिन। निसिन, निसान नहीं, निसिन। ओके, तुम बोलोगे निसिन, अरे गाड़ी का नाम नहीं, निसिन, निसान नहीं है, निसिन है। ओके, वैसे ही ई कोलाई भी प्रोड्यूस करता है बैक्टीरियोसिंस, और वो दूसरे टाइप ऑफ ई कोलाई इशरिश को मार देते हैं। ओके, ये प्रोड्यूस करते हैं कोलिसिन। ओके, कोलिसिन, लैक्टोबैसिलस, निसिन। फिर सूडोमोनास भी प्रोड्यूस करते हैं, इसका नाम भूल गया मैं। सूडोमोनास भी एक टाइप का बैक्टीरियोसिन प्रोड्यूस करते हैं, शायद इधर दिया रहेगा। तो बेसिकली बैक्टीरियोसिन से नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम मतलब शॉर्ट रेंज में मारते हैं ये लोग, मतलब उनका स्पेसिफिक टारगेट्स ही होते हैं, ब्रॉड टारगेट्स नहीं होते, स्पेसिफिक। इट किल्स और इनहिबिट्स क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ इवन डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ सेम स्पीशीज। स्ट्रेन्स को भी मार सकते हैं, जैसे ई कोलाई K12 हो गया एंड ई कोलाई वाइल्ड टाइप हो गया, तो वाइल्ड टाइप क्या कर देगा, K12 को मार देगा। वो भी ई कोलाई है, दोनों भी ई कोलाई, एक वाइल्ड टाइप है, एक K12। ठीक है, ओके। तो इधर आता है ई कोलाई कोलिसिन, यर्सीना पेस्टिस, जो कि आपका ये प्लेग अगर आपको पता है, प्लेग कॉज करता है, पेस्टिसिन। ठीक है, बहुत सारे हैं। सूडोमोनास का भी एक है, बट मुझे याद नहीं आ रहा है शायद अभी। देखो, लैक्टोबैसिलस निसिन प्रोड्यूस करता है, और ये फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं फॉर प्रिजर्वेशन, दूसरे टाइप के लैक्टोबैसिलस ग्रो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर बैक्टीरियोसिन किधर प्रोड्यूस होता है, ऑब्वियसली प्लाज्मिड्स में। जैसे कोलिसिन प्रोड्यूस करने के लिए कॉल प्लाज्मिड होता है, COL। ठीक है, इधर दे रखा है मैंने। ओके, तो कोलिसिन ये भी एक टाइप के कॉन्जुगेटिव है, नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स है। ओके, तो कोलिसिन्स क्या करते हैं, ये किल करते हैं बाय डिसरप्टिंग सम क्रिटिकल सेल फंक्शन। क्रिटिकल सेल फंक्शंस होते हैं, उनके प्रोसेसेस को इनिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से दूसरा सेल ग्रो नहीं कर पाता एंड दे विल डाई ऑफ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जैसे पोटेशियम आयन चैनल्स हो गए, या प्रोटोन लीकेज का कैरी आउट कर सकते हैं अगेंस्ट अनदर बैक्टीरिया। तो प्रोटोन लीकेज आपको पता है, व्हाट इज प्रोटोन लीकेज। बेसिकली अगर सेल को सर्वाइव करना है तो इट हैज़ टू हैव बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस होना चाहिए, राइट। इसलिए आप लोग 0.8% सेलाइन यूज़ करते हो ताकि ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे। ठीक है, अगर आपने उसको ऑर्गेनिज्म को डिस्टिल वाटर पे ग्रो कर दिया ना, प्योरीफाइड डिस्टिल वाटर, तो ऑर्गेनिज्म मारे जाएंगे, कोई ग्रो नहीं होगा। ओके, तो इसलिए 0.8% सेलाइन सोल्यूशन देके दिया जाता है। दिस कोलिसिन कैन मेक वन होल्स इन दिस मेम्ब्रेन, जिसके वजह से जो ये अंदर का सब मटेरियल है सब बाहर आ जाएगा। ठीक है, obviously cell won't survive this kind of damages. Okay,
दूसरा टाइप के कोलिसियन एंडोन्यूक्लियस के काम करते हैं जो कि कट कर देते हैं डीएनए को। और तीसरा टाइप का कोलिसियन राइबो आरएनएस का काम करते हैं जो आरएनए को डिग्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से 16S आरएनए डिग्रेड हो जाता है। और 16S आरआरएनए इज पार्ट ऑफ राइबोसोम, तो राइबोसोम फंक्शन नहीं करेगा तो प्रोटीन फंक्शनिंग रुक जाएगा। ठीक है, ओके। यस, इतना तक समझ में आया? यस नो बता दो मुझे। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच। वी आर स्टॉपिंग द लेक्चर राइट नाउ एंड रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ।